दोस्तों नमस्कार। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में आज दूसरा वीडियो आपके समक्ष है और आज हम शुरुआत करेंगे अनुसूचियों से। भारतीय संविधान में जब हम मूलतः भारत का संविधान देखते हैं जो 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब इस संविधान में हम देखते हैं, जब इस संविधान में दृष्टि दौड़ाते हैं तो मूलतः अनुसूचियों की जो संख्या थी वो 8 थी, यानी कुल मिलाकर 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में अगर हम बात करें वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मूलतः जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी अनुसूची है और उससे संबंधित जो मुख्य विषय हैं इसके बारे में विचार करेंगे। आपके एग्जाम में चाहे वनडे एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज हो, अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो पहली अनुसूची के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहली अनुसूची राज्य व संघ क्षेत्र से संबंधित है। और अगर हम दूसरी अनुसूची की चर्चा करेंगे तो राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन, पेंशन और अन्य सेवाओं संबंधित जो शर्तें हैं वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह जब तीसरी अनुसूची की हम चर्चा करेंगे तो तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा है। शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा है कि शपथ कैसे ली जाती है, जो सदस्य संघ के सदस्य होते हैं या राज्य के सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो शपथ कैसे लेते हैं। राज्य कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो शपथ कैसे लेते हैं, इसमें इसका जिक्र मिलता है। चौथी अनुसूची में मिलता है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के संदर्भ में बात मिलती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर चर्चा में रहती है इसलिए इसको आप ज्यादा याद रखिएगा। पांचवी अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और छठवीं अनुसूची के बारे में अगर हम बात करेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों, जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज में प्रशासन कैसे हो उसके संदर्भ में उपबंध है। आपको पता है कि लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, सोनम वांगचुक जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाकर उनको जेल भेजा गया है, वो इसी अनुसूची की बात लगातार करते रहे। तो इसके संदर्भ में आप इसको याद रखिएगा। सातवीं अनुसूची के बारे में बात करें तो 3 सूचियां आपको मिलती हैं, जिसमें संघ सूची, संघ, राज्य और समवर्ती, 3 सूचियां मिलती हैं। इन 3 सूचियों में क्या होता है, जो संघ सूची के विषय हैं उस पर संघ कानून बना सकता है, राज्य सूची के जो विषय हैं उसमें राज्य कानून बना सकता है और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि समवर्ती सूची में अगर राज्य और केंद्र दोनों का कानून है तो केंद्र का कानून इससे प्रभावी होता है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं संबंधी उपबंध है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं में क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता की चर्चा की गई है। 11वीं में पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है वो हैं और 12वीं में नगर पालिकाओं से संबंधित। ये 11वीं और 12वीं, ये 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, उसके बाद जोड़ा गया है इन दोनों को। ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा करेंगे। जब हम भारतीय संविधान के भाग 1 की चर्चा करते हैं और भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 की चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 1 से 4 की चर्चा करते हैं तो भारतीय संघ और इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है। फेडरल शब्द का इस्तेमाल भारत के संविधान में नहीं मिलता है, इसलिए भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था से अलग है। अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में क्या है कि अमेरिका में 50 राज्यों ने आपसी सहमति से एक केंद्र को चुना है और केंद्र को माना है कि ये केंद्र ही संघ है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संघ ने जो यूनियन है उसने जो है स्टेट्स को मान्यताएं दी हैं और स्टेट्स का निर्माण किया है। इसलिए भारत और अमेरिका का जो सिस्टम है, भारत और अमेरिका की जो संघात्मक व्यवस्था है, दोनों में अंतर है। यहां तक कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के नजदीक ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा देखी जाती है। वर्तमान में अगर भारत में राज्यों की बात की जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या संघ शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के विघटन से बना राज्य है। ये प्रश्न कभी पूछा भी गया था। अब हम नागरिकता के बारे में देखेंगे तो भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता की चर्चा मिलती है। आपको याद होगा कि एक बिल आया था, CAA, एक अमेंडमेंट बिल था जिसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई थी, 2019 में आया था, बहुत विवादित था।
इस बिल के माध्यम से इसी भाग को व्याख्यायित किया गया है। अब हम मौलिक अधिकार पर चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो मौलिक अधिकार के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में मूल अधिकार को भारत के संविधान में शामिल करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। जब हम मूल अधिकार की चर्चा करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान जाना चाहिए। जब फंडामेंटल राइट की बात होती है, जब भी एफआर की बात हो, एफआर की जब भी बात हो, फंडामेंटल राइट की बात हो, मूल अधिकार की बात हो, इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए, मूल अधिकार एक नकारात्मक अवधारणा है। एक नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक अवधारणा किस संदर्भ में है? जब संविधान ये कहता है कि मूल अधिकार नागरिकों के लिए दिए गए हैं, नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, तो संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है किसी भी देश में, अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत में रहने वाले जो आम नागरिक हैं, भारत में रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं, उनके अधिकार सुनिश्चित रहे और उन अधिकारों पर जो राज्य होता है, जो स्टेट होता है, सरकारें होती हैं, वो कुठाराघात ना कर पाए। वो क्या ना कर पाए? कुठाराघात ना कर पाए। इसीलिए इसको नकारात्मक कहा जाता है। नकारात्मक का मतलब नेगेटिव सेंस में जिसको समझा जाता है, यानी राज्य पर ये नियंत्रण, राज्य को कंट्रोल करने की बात की गई कि राज्य को इतना अधिकार नहीं होगा कि वो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप। भारत में आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ और भारत आजाद होने के बाद भारत में जो संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा की खासियत क्या थी कि उस संविधान सभा में जितने मेंबरान थे, जितने सदस्य थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत समझदार लोग थे, उनको अच्छी समझ थी, उनको अनुभव था, उनको तानाशाही का भी अनुभव था और उनको लोकतांत्रिक स्वरूप का भी अनुभव था। अलग अलग देशों से पढ़कर लोग आए थे और ये समझते थे कि अलग अलग देशों में किस तरह संविधान बनाया जाता है और संविधान को व्यवहार में कैसे लाया जाता है। और इन अनुभवों ने उनको एक दृष्टि दी, एक दूरदृष्टि दी, जिस दूरदृष्टि के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया, ये सोचा कि भारत में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जिसमें जनता जो है सेंटर में होती है, जहां सिटीजन सेंटर में होता है और वही डिसाइड करता है कि उस पर शासन कौन करेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि चुनाव में इस बात पर इम्फेसिस रहता है कि पारदर्शी चुनाव होने चाहिए, क्योंकि जनता की आकांक्षा का रिफ्लेक्शन, जनता की आकांक्षा जो इच्छा होती है, भाई सरकार, हम चाह रहे हैं सरकार इनकी बने और चुनाव में कुछ गड़बड़ हो और किसी और की सरकार बन जाए, तो ये जनता की आकांक्षा और इच्छा के विरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए पारदर्शी चुनाव की बात की जाती है, इसीलिए डेमोक्रेसी की बात की जाती है। और डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें संविधान ने ही प्रोवाइड की हैं और उन महत्वपूर्ण चीज़ों में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भारत का संविधान बना तो 7 मूल अधिकारों की चर्चा मिलती है, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल था। बाद में उसको संवैधानिक अधिकार के रूप में जगह दे दी गई, उसको हटा दिया गया मूल अधिकार से। तो कुल मिलाकर मूल अधिकार कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो मूल अधिकार, पहला जो मूल अधिकार है वो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है फिर आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। ये आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें राइट टू स्पीच की बात की जाती है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जहां बोलने की आज़ादी की बात की जाती है, जिसमें प्रदर्शन करने की भी आज़ादी इसमें सन्निहित है। आपको एक बात और बता दूं कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भारत के संविधान का व्याख्याता है, वो एक्सप्लेन करता है कि संविधान में बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर नहीं होती हैं, तो उसमें भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान की व्याख्या करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई केस लॉज में, अपने कई निर्णयों में मूल अधिकार की व्याख्या भी की है। जैसे अगर हम आर्टिकल 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 का जो सीधा संबंध है वो तो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। लेकिन 2017 में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी निजता का अधिकार भी मूल अधिकार का हिस्सा है, कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसी तरह जब आर्टिकल 19 की हम चर्चा करते हैं तो एक अधिकार था राइट टू इंटरनेट, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने 2019-20 में दिया और उसमें बताया कि राइट टू इंटरनेट इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हो सकता है, जैसे विदेश जाने का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, ये सब आर्टिकल 21 में आता है।
तो कई बार सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान में चीजें नहीं लिखी होती हैं उसकी व्याख्या करता है, क्योंकि संविधान का रक्षक है, संविधान का एक्सप्लेनर है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात होती है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करते हुए अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 इससे संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। आपने एक डिबेट बहुत सुनी होगी, सेकुलरिज्म की डिबेट। बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं कि प्रेमबल में जो भारत की प्रस्तावना है उसमें सेकुलर शब्द, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द, हालांकि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं मिलता, पंथ निरपेक्ष मिलता है, लेकिन अंग्रेजी में सेकुलर शब्द ही मिलता है। तो कई लोग कहते हैं कि सेकुलर शब्द भारत के संविधान की आत्मा में नहीं है। लेकिन अगर आप आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक देखेंगे तो ये 3-4 जो आर्टिकल हैं इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में यह भी शामिल है कि कोई अगर माइनॉरिटी है तो वो राइट टू प्रिजर्व, यानी अपने धर्म की न केवल प्रिजर्व कर सकता है अपने धर्म को, बल्कि उसको प्रसारित भी कर सकता है, उसको प्रचारित भी कर सकता है। यानी इनडायरेक्टली अगर हम प्रेमबल की बात करें, प्रेमबल में सेकुलरिज्म नहीं शामिल था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में शामिल किया गया, लेकिन अगर फिर भी हम बात करें तो भारत के मूल संविधान में सेकुलरिज्म भारत के संविधान का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है। मूल ढांचा क्या है मैं उसके बारे में बात करूंगा आगे। तो ये भी आपको समझना चाहिए। और फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 की बात की गई है। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर उस व्यक्ति के मतलब नागरिक, अगर उस व्यक्ति या नागरिक का एफआर वायलेट होता है, यानी फंडामेंटल राइट उसका वायलेट होता है, उसका उल्लंघन होता है, तो वो राज्य के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। अब हम फिर से इसको और विस्तार से देखेंगे। अब जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार आता है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कहने का क्या मतलब है कि एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल अगेंस्ट लॉ। यानी कानून की नजर में आप चाहे टीचर हो, अध्यापक हो, कोई सेलिब्रिटी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, आप कानून की नजर में समान हैं। ये आर्टिकल 14 इसकी चर्चा करता है। अब ये विधि की समझ समता, तो इसमें रूल ऑफ लॉ एक कंसेप्ट है। रूल ऑफ लॉ एक कंसेप्ट है जिसको हिंदी में विधि का शासन कहा जाता है। तो विधि का शासन जो लिया गया है, ये अवधारणा ली कहां से गई है? तो ये अवधारणा ब्रिटेन के संविधान या ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था से ली गई है। और विधि के समझ समानता की अगर बात करते हैं तो ये ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण की अगर बात की जाए तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 15 में चलेंगे तो इसमें क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी आप किस जेंडर के हो, किस रिलीजन के हैं, किस कास्ट के हैं, किस क्रीड के हैं, डजेंट मैटर अगेंस्ट स्टेट विल ट्रीट यू इक्वली। हमेशा राज्य के लिए आप बराबर हैं। आप किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी जेंडर के हो, महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, एससी हो, एसटी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, कुछ भी हो, राज्य आपको बराबर मानेगा। और ये आर्टिकल 15 में बताया गया है कि राज्य किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में रोजगार संबंधी बात की गई है कि इसमें अवसर की समानता होगी, जिसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसमें अवसर की समानता को मेन उद्देश्य किया गया है। जब आर्टिकल 103 में अमेंडमेंट हो रहा था, आपको याद होगा, आर्टिकल 103 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें 10% आरक्षण की चर्चा की गई। तो इस आर्टिकल में और इस आर्टिकल में 15 में 6 जोड़ा गया और 16 में 6 जोड़कर आर्थिक आरक्षण को वैधता प्रदान की गई थी। अपवाद देखिए, अपवाद में क्या है कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में किया गया। ये अपवाद हैं राइट टू इक्वलिटी के। तो ये भी कहा गया है कि भाई राज्य का ये दायित्व होगा कि जो पिछड़े लोग हैं, मुख्य धारा से कट गए लोग हैं, स्टेट उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कृत्य कर सकता है, अफर्मेटिव एक्शन ले सकता है। अब हम चलेंगे बहुत सेंसिटिव फंडामेंटल राइट जिसका नाम है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी चीज नहीं झेलनी पड़े, इसका भी कड़ा प्रबंध करते हुए आर्टिकल 17 को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। आर्टिकल 18 के संदर्भ में अगर देखेंगे तो उपाधियों का अंत, इसमें क्या है कि कोई टाइटल किसी को नहीं मिलेगा। स्टेट के कुछ टाइटल होते हैं वो मिल सकते हैं, इसके अतिरिक्त सभी टाइटल स्टेट किसी को प्रोवाइड नहीं करेगा।
स्वतंत्रता का अधिकार हम आते हैं आर्टिकल 19 से 12 तक। आर्टिकल 19 की अगर चर्चा करें तो वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 तरह के अधिकार, इसमें भी 6 तरह के अधिकार हैं, जिसमें क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 19(1) भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। 19(1) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने से बस जाने की स्वतंत्रता, हालांकि कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 19(1) जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब इसमें नोट क्या है कि मूल अधिकार में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, मैंने आपको बताया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को इसमें से मूल अधिकार से हटाकर 300 का के तहत कानूनी अधिकार को में शामिल कर दिया गया था। ये मैंने कोट किया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, नहीं, ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में नहीं, ये जनता पार्टी की सरकार में किया गया था। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया है। इसी के तहत न्यायपालिका द्वारा मतदाताओं को सूचना के अधिकार को भी निहित माना गया है। अनुच्छेद 1 का से लेकर 6 तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अब अनुच्छेद 20 की चर्चा करेंगे, तो ये क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की आजादी स्वतंत्रता की बात की गई है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह व्यक्ति किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी विधि का अतिक्रमण न करे और बाद में आप विधि लगा दें, बाद में आप विधि लगा दें, तो वो उसका दोषी नहीं होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ यानी इसकी हिंदी कुछ होती है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ इंग्लिश इसकी होती है, इसकी हिंदी में मिस कर रहा हूं। तो इसमें क्या होता है कि कानून अगर है और उस कानून को वायलेट आपने किया है, जैसे मान लीजिए आप कहीं कुछ जा रहे हो और किसी खास जगह को इंटर करना कानून अपराध नहीं है, लेकिन आपने इंटर कर दिया और बाद में कानून बना दिया गया कि भैया इस तारीख से अपराध है, तो ये माना जाएगा कि अपराध के पहले का कृत्य है, इसलिए अपराध नहीं है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और तीसरा क्या है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, प्रताड़ित पीड़ित नहीं किया जा सकता है, हथियार या 3rd डिग्री टॉर्चर करके उसको ये नहीं कहा जा सकता कि तुम एक्सेप्ट कर लो। आर्टिकल 21 देखेंगे, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार भी, विदेश भ्रमण का भी अधिकार निहित है। फिर इसमें क्या क्या अधिकार और हैं, उच्चतम न्यायालय ने और व्याख्यायित किया है। तो इसमें क्या क्या है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार यानी डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको व्याख्या की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार होना चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण की बात की गई है, जीवन रक्षा का अधिकार की बात की गई है, निजता का अधिकार, मैंने कहा राइट टू प्राइवेसी 2017 का जजमेंट है, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार जिसमें आर्टिकल 19A है, ये आर्टिकल 39A है। इसमें जो है ये है कि अगर आपके पास कानूनी सहायता नहीं है, आप अक्षम हैं, सक्षम नहीं है, तो स्टेट का दायित्व होगा कि वो आपको कानूनी सहायता प्रदान करे। त्वरित सुनवाई का अधिकार भी है और सूचना का अधिकार है और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार भी है, यानी सार्वजनिक तौर पर आपको फांसी नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 21 का देखेंगे, शिक्षा का अधिकार है। इसमें 6 से 14 साल के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। और इसको शामिल कैसे किया गया है, इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का के तहत ये शामिल किया गया है। आर्टिकल 22 देखेंगे, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। उसे गिरफ्तारी के कारणों से, जैसे मान लीजिए कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, पुलिस है मान लीजिए कि इसने किसी को अरेस्ट किया, तो उसको बताना पड़ेगा भैया कि किस मुकदमे में आप अरेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी धारा आप लगा रहे हैं, ये उसका फंडामेंटल राइट होगा। उसे 24 घंटे के अंतर्गत यात्रा के समय को अगर छोड़ दिया जाए तो निकटतम जो मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसे अपने पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी वो अपने पसंद के एडवोकेट से बात कर सकता है, अपने पसंद के एडवोकेट से बातचीत करके ये डिसाइड कर सकता है कि वो किसको एडवोकेट रखेगा या उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कैसे वो उसमें
चीज़ों को शामिल करेगा। तो ये जो है आर्टिकल 22 है। निवारक निरोध है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत खंड 3, 4, 5 में 6 में निवारक निरोध के प्रावधान का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी मान लीजिए कोई मर्डर करने जा रहा हो और स्टेट को ये सूचना मिले, पुलिस को ये सूचना मिले कि वो कर सकता है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है। यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का भी अधिकार है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे, आर्टिकल 23 से 24। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है और 24 में कारखानों, खान और जोखिम वाले स्थानों में 14 से कम आयु वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध प्रतिषेध किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की और प्रचार करने की आजादी। ये मैं बात कह रहा था जो सेकुलरिज्म के संदर्भ में मैं बात कह रहा था, तो ये सेकुलरिज्म का आधार है। यानी सेकुलर चरित्र भारत के फंडामेंटल राइट्स में क्लियरली मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 27 के तहत किसी विशिष्ट व धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नोट, कृपण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव, सत्ता कारण, आर्थिक असमानता, ऐतिहासिकरण, दुष्प्रचार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए सुरक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख है। 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर अनुच्छेद 22 में आएंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें मिलता है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 तरह की रिटों की बात की गई है कि 5 तरह से रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है जिसको हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, परमादेश है, मैंडमस, प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण है, सर्ट्यूररी, और अधिकापेक्षा है, क्वो वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? इसमें न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है। वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में उपस्थित करे जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता पर विचार किया जा सके। जैसे किसी को अगर अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट किया जाने वाला जो व्यक्ति किया गया जिसको, वो कह सकता है कि उसकी जांच होनी चाहिए, वैधता ठीक है कि नहीं, उसको सही तरीके से सही कानून के तहत अरेस्ट किया गया या किसी दुर्भावना के साथ या किसी और षड्यंत्र के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है, तो ये उस व्यक्ति पर उस व्यक्ति के रिक्वेस्ट पर कोर्ट ये आदेश जारी कर सकता है कि उस व्यक्ति को क्लियरली बताया जाए और उसकी वैधता की जांच की जा सके। उसके बाद परमादेश आता है। परमादेश में क्या होता है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करके संबंधित प्राधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन के लिए कहा जाता है। आपको याद होगा कि अभी एक जजमेंट आया था जिसमें तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट, इनके बीच एक केस चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि तमिलनाडु के जो गवर्नर साहब थे उन्होंने पॉलिटिकल कारणों से कई सारे बिल्स को, तमिलनाडु विधानसभा के कई सारे बिल को दबा के रखा था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल तमिलनाडु गवर्नर को बल्कि राष्ट्रपति के बारे में भी क्लियरली टिप्पणी की और कहा कि वो मैंडेमस जारी करेंगे। यानी कोई व्यक्ति, अगर कोई संवैधानिक प्राधिकारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को यह संज्ञान हो, सुप्रीम कोर्ट को यह महसूस हो, सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो मैंडेमस जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रतिषेध की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उसके उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए रिट जारी की जाती है। इसमें यह कहा जाता है, जैसे हाई कोर्ट मान लीजिए है, हाई कोर्ट अपने जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होंगे उनको आदेश जारी कर सकता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को, और कह सकता है भैया ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस पे आप निर्णय न लीजिए, इस पे हमको निर्णय लेने दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इनको भी कर सकता है, एचसी को भी, और प्लस इनको भी कर सकता है कि भैया ये आपका विषय क्षेत्र नहीं है, इस पे हमको निर्णय लेने दीजिए, हम इस पे डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको याद होगा कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद का एक मामला था, उस ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को किया था।
तो ये चीज़ है। उसके बाद सर्टिलरी आता है, उत्प्रेषण इसे कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को रिट जारी करने की बात की जाती है। अधिकार परीक्षा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे लोक पद को धारित करता है जिस उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उसे अधिकार परीक्षा के तहत पूछता है कि वह अधिकार से लोकपद किस अधिकार से धारण कर रहा है। फिर अनुच्छेद 32 आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको अंबेडकर साहब ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। इनका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। जब संविधान सभा में बहस हुई कि डीपीएसपी को क्यों संविधान में रखा जाना चाहिए, तो संविधान सभा के विशेषज्ञों ने कहा कि डीपीएसपी एक तरह से लाइट है, टॉर्च बियरर है, टॉर्च लाइट है, जो राज्य को ये बताएगी, राज्य को उसके उत्तरदायित्व का भान कराएगी, राज्य को उसके उत्तरदायित्व के बारे में हमेशा बताती रहेगी, उत्तरदायित्व का भान कराएगी। इसका मतलब है कि ये बताती रहेगी समय समय पर कि भैया स्टेट जो है, स्टेट के क्या दायित्व हैं और स्टेट को कैसे जनता के वेलफेयर में, यानी कैसे नागरिकों के लोक कल्याण में कार्य करना है, ये चीज बताती रहेगी। यानी जनता के लोक कल्याण में कैसे सरकारें काम करेंगी, कैसे स्टेट काम करेगा, ये डीपीएसपी एक तरह से टॉर्च बियरर है। अब लेकिन हम देखेंगे मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है भारतीय संविधान के भाग 3 में, वो 4 में है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वहां से प्रेरित है, और डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति जो है नकारात्मक में, मैंने पहले आपको बताया था कि ये स्टेट को रोकती है। जैसे दो तरह से चीजें होती हैं, जैसे आपको एक व्यक्ति है ए, नकारात्मक और सकारात्मक समझिएगा। एक व्यक्ति है ए और आपको ये कहा जाए कि आपको फला फला काम नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप कोई एक व्यक्ति है ए, कोई व्यक्ति ए है और आपको कहा जाए कि ये काम आपको नहीं करना है, और वही व्यक्ति आप ए हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए ये बताया जाए ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तो ये जो प्रवृत्ति होगी, ये ना करने वाली प्रवृत्ति ये नकारात्मक होगी और दूसरी प्रवृत्ति जो होगी सकारात्मक होगी। तो फंडामेंटल राइट में स्टेट को कंट्रोल करने की बात की जाती है कि स्टेट बहुत ज़्यादा तानाशाही ना करे और जनता के और नागरिकों के मूल अधिकार को ध्यान में रखे। तो इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, इनकी सकारात्मक है। ये वाद योग्य है, यानी फंडामेंटल राइट की वायलेशन पर आप 5 तरह के रिटों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन ये गैर योग्य हैं, गैरवाद योग्य हैं, इन पर कोई मुकदमा जाहिर नहीं किया जा सकता है। स्टेट इसको मान सकता है, नहीं मान सकता है, आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट कानूनी रूप से मान्य है और ये नैतिक और राजनीतिक मान्यता इसको मिली है। फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कानून की आवश्यकता नहीं होती, पहले से वो चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन इनको लागू करने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आर्टिकल 40 की बात करते हैं, आर्टिकल 40 में पंचायत की बात की गई थी, पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल करने के लिए आर्टिकल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में भारत के संविधान में संशोधन करके उसको भारत के संविधान में जोड़ा गया। यानी इसको मूर्त रूप देने के लिए भारत के संविधान में चीजें जोड़नी पड़ेंगी, लेकिन फंडामेंटल राइट में ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है फंडामेंटल राइट, और डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक कल्याण। नागरिक को स्वतः प्राप्त है, सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। अब मौलिक कर्तव्य देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत किया गया है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया है। अब हम आएंगे कार्यपालिका की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति आता है। तो कार्यपालिका, आपको पता है कार्यपालिका का काम क्या होता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को, उनकी विधियों को लागू करने का काम करती है, लागू करने का प्रयास करती है। अब इसमें कई सारी मशीनरीज हैं। उन मशीनरीज में 2 तरह की कार्यपालिका, बेसिकली अगर हम देखें शक्ति के स्तर पर देखा जाए तो 2 तरह की कार्यपालिका होती है। थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। तो कार्यपालिका 2 तरह की होती है। अगर बेसिकली हम देखें तो कार्यपालिका 2 तरह की होती हैं, अगर शक्ति के संदर्भ में हम विचार करें तब। और ये 2 तरह की कार्यपालिका क्या क्या होती हैं, देखिए। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव, ये कार्यपालिका है। ये शक्ति के आधार पर, शक्ति को प्रैक्टिस करने के आधार पर, किसके हाथ में ज्यादा शक्ति है इसके आधार पर 2 तरह से होती हैं। पहली होती है
डी फैक्टो यानी वास्तविक प्रधान, इसको पहले मत कहिए, इसको बाद में कहिए। पहले होता है डिज्योर और दूसरा होता है डी फैक्टो। समझिएगा थोड़ा सा। डिज्योर का मतलब होता है संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक या नाम मात्र का, और डी फैक्टो क्या होता है, जिसको कहा जाता है वास्तविक, वास्तविक यानी रियल पावर वेस्ट इन दिस फिनोमिना, वास्तविक प्रधान। डी ज्यूरो में क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट आता है। प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट ये है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख है। क्या है, संवैधानिक प्रमुख है। ये बेसिक चीजें हैं, आप समझ लीजिए। और वास्तविक प्रधान में क्या होता है, वास्तविक प्रधान में आती है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, और उसके मुखिया होते हैं कौन, पीएम। और आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है, जो प्रेसिडेंट महोदय हैं, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, एडवाइस। लेकिन ये एडवाइस ऐसी नहीं होती है कि राष्ट्रपति चाहे तो ना करें। ये एडवाइस क्या होती है कि ये जरूरी एडवाइस होती है, मतलब करना ही करना है, बाध्यता है। ये बाध्यता को प्रदर्शित करने वाली एडवाइस है, बाध्यता को प्रदर्शित करने वाली एडवाइस है। यानी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल अगर कोई चीज रिकमेंड कर रहा है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को यह चीज करना है। इसलिए अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक मुखिया होता है। क्या होता है, संवैधानिक मुखिया, संवैधानिक प्रमुख कह लीजिए, मुखिया के बजाय संवैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक अर्थ में देखेंगे, व्यवहारिकता के आधार पर देखेंगे, तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो वास्तविक कार्यपालिका होती है, क्योंकि उसके पास असली में शक्ति होती है और वही शक्ति को प्रैक्टिस करती है। आपको एक चीज बता दूं कि जब कभी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे जाते हैं तो जो भी सिग्नेचर होते हैं, जो ट्रीटीज साइन होती हैं, जो समझौते होते हैं, वो प्रधानमंत्री करते जरूर है लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम होते हैं। तो राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये चीज आप समझ लीजिए। तो कार्यपालिका का जो ये रूप क्या है, ये शक्ति के आधार पर मैंने बांटा है कि शक्ति के आधार पर, शक्ति को धारण करने के आधार पर, शक्ति को धारण करने के आधार पर ये जो है दो तरह की कार्यपालिकाएं होती हैं। जैसे भारत में है, यही सेम टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी ब्रिटेन में, जहां की संसदीय प्रणाली को भारत ने स्वीकार किया है। ब्रिटेन के बारे में अगर हम देखेंगे तो अगर ब्रिटेन के बारे में हम विचार करें, अगर हम ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा विचार करें तो आप समझ लीजिए ब्रिटेन में दो तरह की जो शक्ति होती है, एक होता है डिज्योर नाम मात्र का, तो ये होता है किंग। किंग के बजाय आप इसको क्राउन कह सकते हो, क्राउन कह सकते हो। और दूसरा होता है डिफैक्टो, और आप उसको पीएम या कैबिनेट कह सकते हो। तो भारत में क्या हुआ कि जहां क्राउन था वहां पर किसको कर दिया गया, प्रेसिडेंट को कर दिया गया, और जहां मंत्रिपरिषद थी वहां पे सेम चीज रही, ये चीज रही। इसीलिए आप ब्रिटेन और भारत में एक बेसिक अंतर ये देखेंगे कि ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन की जो संवैधानिक या राज व्यवस्था है, वो व्यवस्था क्या है, वो राजतंत्रात्मक है। वो क्या है, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र, एक शब्द मिलता है, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र, मोनार्कल जो है डेमोक्रेसी है। और भारत में गणतंत्रात्मक लोकतंत्र, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र मिलता है। यानी डेमोक्रेसी दोनों देशों में है, लेकिन एक देश में राजतंत्रात्मक गणतंत्र है। वो कैसे है, क्योंकि यहाँ का जो संवैधानिक मुखिया होता है ब्रिटेन का, वो राजा होता है। और राजा कैसे होता है, राजा होता है वंशानुगत होता है। लेकिन भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, संवैधानिक मुखिया, वो वंशानुगत नहीं होता है, वो चुनकर आता है, यानी जनता के द्वारा इनडायरेक्टली चुना जाता है। तो ये भारत और ब्रिटेन की व्यवस्था में एक बेसिक अंतर भी है। भारत की संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो ये तो एक इंट्रो था कि आपको बता दें कि कैसे भारत में सिस्टम है, राष्ट्रपति कैसे काम करता है, प्रधानमंत्री कैसे काम करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं राष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति में क्या है, राष्ट्रपति में क्या है
राष्ट्रपति में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में इस बात की चर्चा की गई है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये आप लोग समझते हो। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वही इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। इस पर थोड़ा गौर करिएगा। अधीनस्थ अधिकारियों जिसको नाम मात्र का अधीनस्थ अधिकारी भले कर दिया गया है, तो इसका जो संदर्भ है वो मंत्रिपरिषद से ही है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल है। लेकिन इस पे अगर आप गौर करेंगे तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, लेकिन वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार, इस पर विचार करिएगा। कहीं आपको ऐसी चर्चा नहीं मिल रही कि राष्ट्रपति अपने हिसाब से काम कर सकता है, वो संविधान में लिखी चीजों के हिसाब से ही वर्क करेगा, संविधान में लिखी चीजों के हिसाब से ही काम करेगा। अगर भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये आर्टिकल 75(1) में है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, आप जानते हैं। आगे थोड़ा देख लेंगे। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने। लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास है तो आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति की चर्चा नहीं हो रही है, ये चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद कह लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चर्चा हो रही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे, ये रिकमेंड करेंगे कि भैया राष्ट्रपति जी ये काम कर दीजिए, तो राष्ट्रपति को काम करना होगा। अब हम उपराष्ट्रपति की चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति में क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर भारत के संविधान में इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है। ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप समझिएगा। अमेरिका के अब अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे प्रेसिडेंट के बारे में 52, तो उपराष्ट्रपति के बारे में 63। 64 में क्या होगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अभी कौन उपराष्ट्रपति हैं आप कमेंट करके बताइएगा। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, डी फैक्टो पे आ जाते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में क्या क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जो ब्रिटेन से ली गई है। इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है, मैंने जो आपको बताया। अब प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु होती है 25 साल है। कैसे, इसको थोड़ा समझिएगा और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री हो सकता है और लोकसभा का मेंबर होने की जो न्यूनतम उम्र है वो 25 साल है। लेकिन अगर वो राज्यसभा से चुन के आता है तो वहां 30 साल हो जाएगी, लेकिन न्यूनतम आयु की बात हो रही तो 25 साल होगी। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब संसद की बात करेंगे तो संसद संघीय सरकार का विधायी अंग होता है। संसदीय शासन प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। अब ये भारत के संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक संसद की चर्चा की गई है। तो मैंने आपको बताया कि देखिए कार्यपालिका विधायिका में सारी चीजें बताई। अब विधायिका के संदर्भ में थोड़ा हम बात करेंगे। जब हम संसद के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा इसकी चर्चा करेंगे। देखिए भारत में जो संसद है, उसके 2 सदन होते हैं। एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। राज्यसभा जो होती है वो कभी भी विघटित नहीं होती पूरी तरह से। हर 2 साल पे 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। और अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट की बात करेंगे, चूंकि ब्रिटेन से ली गई है तो वहाँ भी 2 सदन होते हैं। एक होती है हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे भारत की लोकसभा है, और एक होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे भारत की राज्यसभा है। इसको उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन यानी यहाँ बहुत पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग होते हैं, तो इसको भी हायर हाउस कहा जाता है, हायर असेंबली या हायर हाउस कहा जाता है। तो ये भारत और ब्रिटेन में ये समानताएं हैं। और भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर क्या है? जहाँ पे वो संसद है ब्रिटेन की, उस संसद की जो बिल्डिंग है सामने, उसका नाम वेस्टमिंस्टर है, इसीलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। यानी भारत में जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली की खासियत ये होती है कि इसमें कार्यपालिका का जो चयन किया जाता है, कार्यपालिका जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का चयन विधायिका से होता है। यानी प्रधानमंत्री और जो अन्य कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर चूजन फ्रॉम लेजिस्लेचर, वेदर
वो लेजिस्लेचर चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, वहाँ से वो चुनकर आते हैं और फिर जो है अपने पदभार को ग्रहण करते हैं। तो कुल मिलाकर हम कल वाले लेक्चर में जब बात करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे भारत में राज्यसभा से, फिर हम लोकसभा पे जाएंगे और धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए, एडमिशन भी लेते रहिए और तैयारी को बेहतर दिशा दीजिए। नमस्कार।